हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं फ्रेंड्स। तो आई नो कि आपका जो है यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड आ गया है। आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए फास्ट वीडियो ले आई हूँ। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसा टाइम है कि बहुत प्रैक्टिस सेट का समय चला गया। आप जल्द से जल्द जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता ही है। उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2012 का दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर थर्ड का, आपको पता होगा पहले पेपर 2 और पेपर थर्ड था। तो जो थर्ड का पेपर है उसका मैं आपको करवाऊंगी। ये जो है पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 75 क्वेश्चन होता था तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और उतना टाइम आपके पास नहीं होगा आई थिंक सुनने के लिए। तो मैं उसको पार्ट 2 भागों में बांट दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है तो आप उसको पूरा देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन छूट ना जाए आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जैसे ही अपना वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं सेंड कर दूँगी। ये दिसंबर 2012 का जो थर्ड पेपर है ज्योग्राफी का, ये मैं आप लोग को करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है। तो जो वर्तमान स्थलाकृति है, इसका अधिकांश विस्तार जो है वो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो वर्तमान स्थलाकृति का है नवजीव महाकल्प से है। किससे है? नवजीव महाकल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप धूप वाली दोपहर को पुलीन पर समुद्र की ओर मुख करके बैठे हो तो स्थानीय पवन क्या होगा? समुद्र समीर। तो इसका जो होगा ये होगा समुद्र समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर बहेगी, यानी इसका बी होगा। समुद्र जो है वो समीर प्रभाव, किसके? समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर क्या होगा? बहेगा। देखिए दोपहर में क्या होता है, स्थलीय भागों में तापमान के कारण सागरों की अपेक्षा निम्न वायुदाब पाया जाता है। कैसा वायुदाब पाया जाता है? निम्न, जिससे सागर से स्थल की ओर, यानी इधर मान लीजिए सागर है और ये लैंड है, तो सागर से क्या होता है? स्थल की ओर समुद्र समीर जो है वो चलती है। ठीक है। वही रात्रि के समय, ये क्या होता है? दिन। वही रात्रि के समय क्या होगा? अपेक्षा सागर पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिससे स्थलीय समीर स्थल से, यानी अब क्या होगा? रात के टाइम में स्थल से समीर सागर की ओर चलेगा। यानी अभी क्या है? ये मून है, देखिए रात का टाइम है और रात के टाइम में समुद्र स्थल से समुद्र की ओर वायु चलेगी। ठीक है। तो ये सागर को क्या करती है? प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वे क्या हैं? तुलनात्मक आर्द्रता, संघनन बिंदु, ओस बिंदु, वाष्पीकरण बिंदु। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ओस बिंदु, है ना। ओस बिंदु उस निम्नतम तापमान को कहते हैं जिस पर बिना वाष्प की मात्रा के घटाए बढ़ाए वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात जिस तापमान पर संघनन प्रारंभ होता है उस तापमान को हम ओस बिंदु या ओसांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। ठीक है। वायुमंडलीय पवन कभी पूर्णतः शुष्क नहीं होती। दूसरा है, जल कण वायुमंडलीय परिणाम का 4% तक अधिग्रहण कर सकते हैं। जल कण वायुमंडलीय परिणाम का 4% तक अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन था। चौथा है, वायुमंडल में जल के कण हमेशा अदृश्य रहते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए, इसमें ये बोल रहा है, तो इसमें 1 और 2 जो है वो सही है, यानी वायुमंडलीय पवन कभी पूर्णतः शुष्क नहीं होती। ठीक। दूसरा है, जल कण वायुमंडलीय परिमाण का 4% तक अधिग्रहण कर सकता है। कितना प्रतिशत? 4% तक ही ग्रहण कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में या शीत शीतोष्ण क्षेत्र में? इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र में। क्या होगा? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय जो है, अपक्षय का क्या है? एक प्रक्रम है। क्या है? एक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत सेलों में रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नियोजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये सेल है, इसमें नियोजन प्रारंभ हो जाता है जिससे सेल का क्षरण होता है, क्षरण होने शुरू हो जाता है। रासायनिक अपक्षय मुख्यतः ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण अथवा जलयोजन के रूप में होता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव संसार के उष्ण और आर्द्र भागों में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहां वह पाया जाता है के ढांचे से संबंधित नहीं है। तो जब कोई भी अपवाह तंत्र जो वहाँ है लेकिन उस क्षेत्र से वो संबंधित नहीं है तो वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? तो वो जो है ध्रुमाकृति अपवाह पैटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुमाकृति अपवाह पैटर्न। अब देखिए ध्रुमाकृति क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। ध्रुमाकृति या बिच्छाकार अपवाह प्रतिरूप के निर्माण में संरचना का कोई विशेष महत्व नहीं होता किसी प्रदेश के ऊपर। ठीक है, सपोज दैट कि ये प्रदेश है, ठीक है, किसी प्रदेश के ऊपर स्थित चट्टानों की संरचना, इसमें जो चट्टान है, ठीक है, इस चट्टानों की संरचना तथा नीचे स्थित चट्टान और नीचे जो चट्टान है, ठीक है, की संरचना में भिन्नता के कारण अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का विकास होता है। यानी इसमें क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है जिसके वजह से ये पैटर्न का विकास होता है। 7 में है, निम्नलिखित सूत्र है। ठीक है, प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या गुना समोच्च रेखा अंतराल। ठीक है, अल्फा थस मतलब अल्फा इजकल टू होगा प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या गुना समोच्च रेखा अंतराल बटा 3361 यानी 3361 पर आधारित ढलान की परिगणना जो है किसने की थी? मतलब ये जो किसी भी ढलान की गणना करने का सूत्र है तो किसने की था? इस परिगणना कौन किया था? तो वेंटवर्थ, रेंज, हेनरी और डेविस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली वेंटवर्थ हो जाएगा। कौन होगा? वेंटवर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछ चुका है, आप देखना रिपीटेड होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। मैंने क्लाइमेटोलॉजी का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करवाया है, क्लाइमेटोलॉजी का, उसके बाद आपका जियोमॉर्फोलॉजी का, मानचित्र का जो है सबका अलग अलग करवाया, तो उसमें ना पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्ले लिस्ट पर जाके वॉच करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन है, तल संकुचन के एजेंट के रूप में वायु का कार्य उतना व्यापक नहीं है जितना जल का होता है। ठीक है, क्या कारण है? वह विश्व के केवल मरुस्थल क्षेत्रों में प्रभावी होता है जहां वर्षा बहुत कम होती है और मृदा के कण उन्मुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? कथन और कारण वाला है, यानी कथन ए और आर दोनों सत्य है या गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑब्वियसली सत्य है, ए और आर दोनों ही सत्य है, क्योंकि देखिए तल संकुचन के कारकों में वायु की अपेक्षा जल अधिक प्रभावी और व्यापक कारक है। वायु विशेष रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही प्रभावी होता है। इस कारण कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। चूना पत्थर की कंदराओं के उद्भव का 2 चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? डेविस ने, श्विनेटन ने, गार्डनर ने, मेलॉट ने। तो चूना पत्थर में 2 चक्र का फ्रेंड्स किसने होगा? डेविस ने किया था। किसने किया था? डेविस ने। अब देखिए अपघर्षण जो है, अपघर्षण, ये जो मेलेट हैं इन्होंने अपघर्षण का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? अपघर्षण। ठीक है, उसके बाद है द्विचक्र सिद्धांत डेविस ने दिया था। भौम जल का स्विनटन जो है, ठीक है, स्विनटन, इन्होंने भौम जल का दिया था। किसका दिया था? भौम जल का। और गार्डनर ये स्थैतिक जलमंडल का दिया था। क्या दिया था? स्थैतिक जलमंडल का किसने दिया था? गार्डनर ने। तो आई थिंक आप अगले बार हो सकता है कि आपको पूछ दे कि श्विनेटन ने
कौन सा सिद्धांत दिया? तो भौम जल का सिद्धांत दिया था, या भौम जल का सिद्धांत किसने दिया? तो स्विनेटन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वे सब प्रक्रियाएं जो स्थलमंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले जाती है सामूहिक रूप से किस नाम से जानी जाती है? तल संकुचन, तलावचन, तलोचन या बृहत क्षरण? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा तलोचन। क्या हो जाएगा? तलोचन होगा। यानी वे सब प्रक्रियाएं जो स्थलमंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले जाती है सामूहिक रूप से उसको जो है तलोचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? मेसोस्फीयर में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आयन मंडल में। देखिए, रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल में आयन मंडल से परावर्तित होती है और इसे ताप मंडल भी कहते हैं। ये जो आयन मंडल है इसी को हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ताप मंडल। यह जो है ना, इसका आपका ऊंचाई हो पूछ सकता है, तो ये 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक माना जाता है। किसका? आयन मंडल का, जिसको ताप मंडल कहते हैं, और इसी में रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है। ठीक, अब है हेडले के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल। ठीक है, क्या है? सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? भूमध्य रेखा पर दशा, भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के बीच तापांतर, जेट धारा या पृथ्वी का घूर्णन? तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा ना वो होगा भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के बीच तापांतर। देखिए, वायुमंडल में पवन संचार से संबंधित जो सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल किसने दिया था आपको पता है? हेडले ने दिया था। किसने दिया था? हेडले ने 1735 में प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण कारक भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के बीच तापमान का अंतर है। क्या है फ्रेंड्स? तापमान का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एल्विडो यानी जिसको एल्विडो को हिंदी में शिवप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवप्ति निम्नलिखित में से किसका हो सकता है? सीसा या दर्पण का? निम्नतम सीसा या दर्पण का? उत्तरीय ध्रुवियों में ताज़ा बर्फ का? ज्योति गई नम्न मिट्टी का या घना बादल का? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा सी, ज्योति गई नम्न मिट्टी का। पृथ्वी को बिना गर्म किए पृथ्वी से परावर्तित सूर्य ताप को हम एल्विडो कहते हैं। यानी पृथ्वी को बिना गर्म किए, वो आई पृथ्वी तक लेकिन पृथ्वी को गर्म नहीं करी और पृथ्वी से फिर वो परावर्तित हो गई सूर्य की तरफ, तो उसको हम एल्विडो कहते हैं। तो निम्नतम एल्विडो किसका हो सकता है? तो ज्योति गई नम्न मिट्टी का क्या होगा? निम्नतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, नीचे देखिए दो कथन दिया गया। अभिकथन है, भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता, कारण कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? कथन और कारण दोनों सही है। तो देखिए इसमें जैसे बोल रहा है तो इसमें जो है ना ये सत्य है और आर गलत है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका कारण दिया है कोरोसिव बल पर भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, तो ये क्या है? इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोरोसिव बल के अभाव के कारण हरिकेन भूमध्य रेखा के आसपास नहीं बन सकता। कोरियोलिस बल के अभाव के कारण जो है वो भूमध्य रेखा पर हरिकेन नहीं बन सकता, वो है तभी हरिकेन बन पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जब सूर्य मकर रेखा के उद्ग्रह चमकता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के उद्ग्रह चमकता है तो आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती है। क्या होगी फ्रेंड्स? आर्कटिक क्षेत्र में 24 घंटे के बराबर होगी, क्योंकि देखिए जब सूर्य कर्क और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है? 60 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री क्या होता है? दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर 24 घंटे की रातें होती है। कितने घंटे की रातें होगी? 24 घंटे की।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला है वाष्पीकरण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण शीत धरातल की तुलना में गर्म धरातल में अधिक होता है। वायुमंडल में उपबंध ऊष्मा की मात्रा को कम करके वाष्पीकरण तापमान कम करता है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो ये जो है सी जो है वो क्या है, यानी वाष्पीकरण शीत धरातल की तुलना में गर्म धरातल में अधिक होता है। ठीक है, ये कथन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। बाकी जो है तीनों, यानी वाष्पीकरण तापमान के सीधे अनुपातिक होता है, वाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज़्यादा होता है, और वायुमंडल में उपबंध ऊष्मा की मात्रा को कम करके वाष्पीकरण तापमान को कम करता है। ये सारे सही है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, देखिए यहाँ सूची 1 और 2 दिया है। हिमीकरण है, वाष्पीकरण है और संघनन है। तो इसमें क्या होगा कि ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, हिमीकरण किसको कहते हैं, तो उसके साथ आपको क्या करना है, मिलान करा। अब देखिए, अवशोषण ऊर्जा सतह से निकलने के लिए आवश्यक गति प्रदान करती है। ठीक, दूसरा देखिए है, इसमें ऊर्जा का निर्मुक्त होना प्रति ग्राम 80 कैलोरी निर्मुक्त करती है। स्थिति बदलने के लिए प्रति ग्राम 680 कैलोरी अवशोषित करती है। तो देखिए, सब्लिमेशन जो था यानी ऊर्ध्वपातन, उसका ये 4 हो जाएगा। स्थिति बदलने के लिए प्रति ग्राम 680 कैलोरी अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसका 4 होगा, यानी ए का 4 होगा। ए का 4 देखिए किस में है, सी, यानी सी होगा। उसके बाद है आपका हिमीकरण था, तो हिमीकरण का क्या हो जाएगा, स्थिति बदलने के लिए प्रति ग्राम ये वाला है, प्रति ग्राम 80 कैलोरी निर्मुक्त करती है। ठीक है, तो ये होगा हिमीकरण, क्या होगा, प्रति ग्राम 80 कैलोरी निर्मुक्त करती है। वाष्पीकरण में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाष्पीकरण हो जाएगा जो पहला वाला था, यानी अवशोषित ऊर्जा सतह से निकलने के लिए आवश्यक गति प्रदान करती है, और संघनन का हो जाएगा ऊर्जा का निर्मुक्त होना, संघनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलापर्ती निक्षेपों में शैवाल या कार्ड से निकाले पदार्थ होते हैं और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं। तो जो बेलापर्ती निक्षेप में जो शैवाल होते हैं और जो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ऊज पंख या सिंधु पंख कहते हैं। सिंधु पंख, ऊज पंख या सिंधु पंख कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिलांची में देखिए पैलेजिक निक्षेप जो होता है, पैलेजिक निक्षेप के अंतर्गत गहन सागरों में निक्षेपित वनस्पतियों यानी शैवाल एवं समुद्री जीवों के निक्षेप जो रासायनिक क्रिया, कौन सा क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया द्वारा कीचड़ में परिवर्तित हो गए हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, उन्हें ही ऊज कहा जाता है। समझ गए फ्रेंड्स, तो ऊज क्या है। तो चलिए, सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है, तो कितना होता है, तो इसका होगा 18.6 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, 18.6 डिग्री। नेक्स्ट है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र के 2 संघटक होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र के जो 2 संघटक होते हैं वो होते हैं अजीब और जीव। फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक साथ आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी कॉन्टिनेंट मतलब लगातार नहीं सुन पाओगे, इसलिए मैं इसको ना पार्ट कर देती हूँ। तो ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, इसके बाद का क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ना फिर तो आप लाइक कर दो प्लीज़, और अपनी फ्रेंड को शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया। बेल आइकन दबा दो, क्योंकि दूसरा पार्ट मैं जब करूँगी तो आपको पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन।